हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा न्यू चैप्टर जिसका नाम है रेडियो इम्यूनो एसे, ऑल्सो नॉन एज रिया। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं। हम देखते हैं कि रेडियो इम्यूनो एसे होता क्या है। तो मैं बार बार इसको रेडियो इम्यूनो एसे ना बोल के मैं इसको खाली रिया बोलूँगी, तो आप इस चीज़ को समझ जाना। ओके। सो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो इंट्रोडक्शन के अंदर जो रिया होता है ये एक हाईली सेंसिटिव लेबोरेटरी टेक्निक होती है, ठीक है, जो कि हमारी मेडिकल लेबोरेटरीज में यूज़ होते हैं। किस लिए यूज़ होता है? टू मेज़र माइन्यूट अमाउंट्स ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, जो बहुत माइन्यूट अमाउंट के जो सब्सटेंस होते हैं उनको मेज़र करने के लिए रिया का यूज़ होता है। इसके अंदर इंक्लूड्स होते हैं एंटीजेंस, हॉर्मोन्स, ड्रग जो कि हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फिर रिया जो होता है ये एक इम्यूनोलॉजिकल ऐसे होता है जो कि एनालाइज करता है एंटीजेंस को, जो कि किसी भी बायोलॉजिकल सैंपल के अंदर प्रेजेंट होता है। बायोलॉजिकल सैंपल का मतलब है किसी भी पेशेंट का सैंपल, ठीक है। तो ये इम्यूनोलॉजिकल ऐसे को एनालाइज करता है, कोई भी एंटीजन या एंटीबॉडी की जो भी एक्टिविटी हो रही है उनको एनालाइज करता है, उसके बेसिस पर ये रिपोर्ट्स जनरेट करता है। इसके अलावा ये बहुत ही सेंसिटिव और स्पेसिफिक मेथड है इम्यूनो एसे का, ठीक है। और इसके अलावा इसकी सेंसिटिविटी रेंज 0.0006 से लेके 0.001 म्यूग्राम होती है। ये इसकी सेंसिटिविटी रेंज है। इसके अलावा इफ़ सब्सटेंस टू बी एनालाइज इज़ इन वेरी लो क्वांटिटीज़, अगर हमें कोई भी सब्सटेंस एनालाइज करना है, उसकी हमें देखना है उसके अंदर कुछ, और वो अगर बहुत लो क्वांटिटी के अंदर है, तो जो हमारे जैसे कि हम मानते हैं कि वो माइक्रोग्राम्स या नैनोग्राम्स के अंदर प्रेजेंट है, तो कन्वेंशनल मेथड्स जैसे कि ग्रेविमेट्रिक या कैलोरीमेट्रिक मेथड जो होते हैं ना, वो उस टाइम पे फेल हो जाते हैं। इतने ज़्यादा माइन्यूट अमाउंट को ये नहीं डिटेक्ट कर पाते हैं, तो उस टाइम पे हमारा रिया जो होता है वो अपना रोल प्ले करता है। ओके। इसके अलावा लास्ट पॉइंट इसका है कि ये रेडियो एक्टिविटी की अमाउंट को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसके अंदर हम एंटीजन की अमाउंट को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है, जो एंटीबॉडी एंटीजन की और रेडियो एक्टिविटी जो होती है उस रेडियो एक्टिविटी को हम मेजर करते हैं, उससे हम हमारा जो सैंपल का जो कंसंट्रेशन है या जो भी हमें फाइंड आउट करना है वो करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसकी हिस्ट्री की। तो जो रेडियो इम्यूनो ऐसे है वो दो साइंटिस्ट ने मिलकर बनाया था 1959 में। पहले साइंटिस्ट का नाम है रोज़ैलिन येलो और दूसरा है सोलोमन बेरसन, ठीक है। इनने इनकी जो डेवलपमेंट है, रिया की डेवलपमेंट है, वो प्लाज्मा के अंदर इंसुलिन की मेजरमेंट करने के लिए बनाया था। इसको फर्स्ट टाइम रिप्रेजेंट किया था हार्मोन लेवल्स इन ब्लड को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है, बाय एन इन विट्रो एसे। ये रेडियो इम्यूनो ऐसे बनाने के लिए इन साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज़ भी अवॉर्डेड हुआ था इस चीज़ के लिए। हिस्ट्री हमारी ज़्यादा काम नहीं आएगी, लेकिन हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए कि हिस्ट्री क्या है, कैसे क्या बना है, ठीक है। और चलो अब हम आगे बताते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्रिंसिपल की। तो जो रेडियो इम्यूनो ऐसे है वो कंबाइन करता है प्रिंसिपल ऑफ रेडियो एक्टिविटी ऑफ आइसोटॉप्स एंड इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस ऑफ एंटीजेंस एंड एंटीबॉडी। मतलब कि जो रेडियो इम्यूनो ऐसे है वो प्रिंसिपल पर बेस्ड है, जो कि है जो रेडियो एक्टिविटी है आइसोटॉप्स की और इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस हैं, कौन से, एंटीजन और एंटीबॉडी का जो रिएक्शन हो रहा है, इसके अलावा जो रेडियो एक्टिविटी हो रही है उनको हम कंबाइन करके इसका प्रिंसिपल बनाते हैं, ठीक है। इसलिए इसका नाम भी ऐसा ही कुछ है। इसके बाद जो इसका प्रिंसिपल है वो प्राइमरली बेस्ड है कंपटीशन बिटवीन लेबल्ड एंड अनलेबल्ड एंटीजन्स। देखो, लेबल्ड एंटीजन को हम बोल रहे हैं यहाँ पर हॉट एंटीजन, और जो अनलेबल्ड एंटीजन है उनको हम यहाँ पर बोल रहे हैं कोल्ड एंटीजन। लेबल्ड एंटीजन वो एंटीजन हैं जो कि कमर्शियली अवेलेबल हैं, जो कि बने बनाए आते हैं, बस हमें उनको यूज़ करना होता है, उनको हम बोल रहे हैं लेबल्ड एंटीजन या फिर हॉट एंटीजन। और जो अनलेबल्ड एंटीजन या फिर हम इनको कोल्ड एंटीजन भी बोल सकते हैं, ये वो एंटीजन है जो कि हमारे पेशेंट के
ब्लड में प्रेजेंट है या सीरम में प्रेजेंट है ऑलरेडी, ठीक है, वो है अनलेबल्ड एंटीजन। तो जो लेबल्ड और अनलेबल्ड एंटीजन है उनको हम बाइंड करते हैं विद एंटीबॉडी टू फॉर्म एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस। तो जो हमारे लेबल्ड एंटीजन है और जो हमारी एंटीबॉडीज़ हैं हम उनको बाइंड करते हैं जिससे कि एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। और ये जो कॉम्प्लेक्स है वो इधर लेबल्ड और अनलेबल्ड कोई से भी एंटीजन से फॉर्म हो सकता है, ठीक है। तो जो अनलेबल्ड एंटीजन है वो सब्सटेंस होते हैं जो कि हमें डिटरमाइन करने हैं। अनलेबल्ड एंटीजन जो कि पेशेंट के सैंपल में प्रेजेंट है हमें उन्हीं को तो डिटरमाइन करना है, तो अनलेबल्ड एंटीजन को हमें डिटरमाइन करना है। अब रिया जो है वो परफॉर्म किया जाता है बाय यूजिंग एंटीबॉडी एंटीजन बाइंडिंग एंड रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। रिया को जो मैंने अभी आपको बताया था ये वही बात है कि हम इसको कैसे परफॉर्म करते हैं। हम एंटीबॉडी एंटीजन का रिएक्शन करवाते हैं, उनकी बाइंडिंग होती है, उनका रिएक्शन करवाते हैं, उनका कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, और जो रेडियो एक्टिव एंटीजन होते हैं ये इस प्रिंसिपल पर ये जो रिया है ये वर्क करता है, ठीक है। यहाँ पर वही बात आती है कि जो रिया है ये कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग रिएक्शन है, इनके बीच में कंपटीशन होता है कि कौन किसको बाइंड करेगा किसको नहीं बाइंड करेगा। आगे हम इस चीज़ को डिटेल में भी समझेंगे। तो ये हम इसको बोल सकते हैं कि ये कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग है, इनके बीच में कंपटीशन होता है। जो लेबल्ड एंटीजन और अनलेबल्ड एंटीजन होते हैं उनके बीच में कंपटीशन होता है कि कौन किस एंटीबॉडी से बाइंड करेगा, ठीक है। कई लेबल्ड एंटीजन जो है वो एंटीबॉडी से बाइंड करेंगे, कहीं कहीं अनलेबल्ड एंटीजन जो है एंटीबॉडी से बाइंड करेंगे, तो उनके बीच में कंपटीशन होता है, ठीक है। जहाँ पर कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग रिएक्शन होगी वेयर एनालाइट क्या है, कोई भी मेजर जो कोई भी चीज़ जो कि हम लेबोरेटरी में मेजर कर सकते हैं उसको हम एनालाइट बोलते हैं। तो यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं एंटीजन का, क्योंकि हमें एंटीजन को मेजर करना है। जो हमारा एनालाइट होता है वो compete करता है रेडियो लेबल्ड एंटीजन से फॉर बाइंडिंग टू फिक्स्ड एंटीबॉडी, ठीक है। जो हमारे लेबल्ड एंटीजन होते हैं वो बाइंड करते हैं एंटीबॉडी से ताकि वो फिक्स कर सके और साइट ऑफ रिसेप्टर पर बाइंड कर सके। रिसेप्टर की जो साइट है वहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से बाइंड कर सके। अब हम इनके टाइप्स पर आते हैं। देखो इनके टाइप बहुत तरीके के होते हैं। हर यूनिवर्सिटी या हर कॉलेज का अपना रूल होता है, हर किसी के अपने सिलेबस होते हैं। तो मैं अपने यूनिवर्सिटी के हिसाब से बता रही हूँ। तो हमको 3 टाइप के रिया पढ़ाए गए हैं। वैसे आप अगर गूगल पे या और कहीं देखोगे तो आपको और भी मिलेंगे, ठीक है। तो जो फर्स्ट जो हमारा टाइप है वो है कॉम्पिटिटिव रिया। इस मेथड के अंदर एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी लेबल्ड एंटीजन compete करते हैं अनलेबल्ड एंटीजन के साथ, ठीक है। इस मेथड के अंदर क्या होता है, एक फिक्स्ड अमाउंट की रेडियो एक्टिवली लेबल्ड एंटीजन, मतलब कि जो लेबल्ड एंटीजन है जिनको हमने हॉट एंटीजन बोला था, एक फिक्स्ड अमाउंट में डाला जाता है। एग्जाम्पल के लिए मैं बोल देती हूँ कि मैंने 20 ml लेबल्ड एंटीजन लिया और 20 ml अनलेबल्ड एंटीजन लिया, मतलब कि पेशेंट का सैंपल लिया। तो हमने 20 ml लेबल्ड एंटीजन ले लिया, मैं ये सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, ठीक है। तो वो compete करेगा अनलेबल्ड एंटीजन के साथ, मतलब पेशेंट का जो सैंपल है उसके साथ, और एक बाइंड करेगा स्पेसिफिक एंटीबॉडी से, ठीक है। सैंपल अनलेबल्ड एंटीजन इन द सैंपल फॉर बाइंडिंग टू अ स्पेसिफिक एंटीबॉडी। तो जो अमाउंट होगा रेडियो एक्टिविटी का वो मेजर्ड करेंगे हम उसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ लेबल्ड एंटीजन इन द सैंपल। तो जो अमाउंट हमें मेजर करनी है वो क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी लेबल्ड एंटीजन के, ठीक है। मतलब कि अगर हमारा सैंपल जो पेशेंट का सैंपल है वो बढ़ेगा तो जो लेबल्ड है वो कम हो जाएगा, अगर अनलेबल्ड कम होगा तो जो लेबल्ड है वो बढ़ जाएगा। मतलब एक दूसरे के अपोजिट चलेंगे, अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ घटेगी, ठीक है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखो जैसे कि जितना ज़्यादा अनलेबल्ड बाइंड होगा उतना कम रेडियो एक्टिव होगा, ठीक है। अनलेबल्ड जितना कम बाइंड होगा, या बोल सकते हैं अनलेबल्ड जितना ज़्यादा बाइंड होगा रेडियो एक्टिव उतना ही कम होगा, ठीक है। जो आप लोगों ने देखा होगा, अगर आपने कहीं इंटर्नशिप करी होगी, गूगल पे आप लोग सर्च करना माइक्रो टीटर प्लेट, एलाइजा में यूज़ होती है बेसिकली। उसके अंदर छोटे छोटे बिल्कुल इतने इतने
और उससे क्या होता है कि उसमें हम जब पूरा रिएक्शन कर लेते हैं उसके बाद उसमें येलो कलर का एक रिएजेंट सा फॉर्म हो जाता है, ठीक है। हम उससे पता लगाते हैं जितना वो डार्क होगा या जितना वो लाइट होगा ना, जो सैंपल है या कितना हमें रिजल्ट मिला है, ठीक है। तो पहली बात तो ये होगी कि जितना ज़्यादा अनलेबल्ड बाइंड होगा उतना कम रेडियो एक्टिव होगा, या फिर कलर जितना कम होगा मतलब पेशेंट को बीमारी उतनी ही कम है। और लेबल्ड ज़्यादा होगा तो क्या है, रेडियो एक्टिव भी ज़्यादा होगा। अगर लेबल्ड ज़्यादा बाइंड होगा तो रेडियो एक्टिव उतना ही ज़्यादा होगा। मतलब की बात यह है कि जितना ज़्यादा हाईलाइट होगा उतनी ही कम बीमारी होगी, ठीक है। इसके अलावा इसको हम कॉम्पिटिटिव रिया को हम एक लाइन में समझे तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो रेडियो एक्टिव एंटीजन और नॉन रेडियो एक्टिव एंटीजन है उनके बीच में कॉम्पिटिशन होगा। सिंपल बात ये है कॉम्पिटिटिव रिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। सेकंड जो हमारा टाइप है वो है नॉन कॉम्पिटिटिव रिया। इसको हम सैंडविच रिया भी बोलते हैं। देखो हम समझते हैं एक सैंडविच कैसा होता है, एक नीचे बन है, उसके ऊपर मैंने आलू की टिक्की रख दी, उसके ऊपर मैंने एक और बन रख दिया, तो ये क्या बन गया, मेरा सैंडविच बन गया ना। तो ऐसे ही नॉन कॉम्पिटिटिव के अंदर होता है एक सैंडविच फॉर्म होता है। वो कैसे होता है, देखो इसके अंदर दो एंटीबॉडीज यूज होती हैं, ठीक है। एक एंटीबॉडी जो होगी वो बाउंड करेगी सॉलिड फेज से। जो हमारा मान लो वो ट्यूब है, वेल्स हैं जो माइक्रोटीटर प्लेट के अंदर जो वेल्स हैं, पहली जो एंटीबॉडी होगी वो ऑलरेडी उसके अंदर प्रेजेंट होगी, ठीक है। और जो दूसरी एंटीबॉडी होगी वो रेडियो एक्टिव से लेबल्ड होगी, मतलब कि वो रेडियो एक्टिव एंटीबॉडी होगी। फिर जो हमारा एंटीजन है वो सैंपल के अंदर प्रेजेंट होगा जो कि सैंडविच्ड होगा इन दो एंटीबॉडीज़ के बीच में। जो रेडियो एक्टिविटी मेजर्ड होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एंटीजन के कंसंट्रेशन की। मतलब कि जो पेशेंट के सैंपल में जितना एंटीजन है तो रेडियो एक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। मतलब अगर रेडियो एक्टिविटी बढ़ेगी मतलब एंटीजन मतलब सैंपल में एंटीजन उतना ही ज़्यादा है, ठीक है। अगर एंटीजन कम होगा तो रेडियो एक्टिविटी उतनी ही कम होगी। थर्ड हम बात करते हैं डबल एंटीबॉडी रिया के ऊपर। तो इसमें क्या हो रहा है, और देखो नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या है, सैंडविच कैसे बन रहा है, सबसे नीचे एंटीबॉडी आ गई, उसके बाद हमने पेशेंट का सैंपल डाला जिसमें एंटीजन प्रेजेंट है, उसके ऊपर हमने फिर एंटीबॉडी डाली, तो ये एक सैंडविच बन गया। एंटीबॉडी फिर एंटीजन फिर एंटीबॉडी, ठीक है। तो ऐसे हम इसको सैंडविच बोल रहे हैं इस तरीके से। थर्ड आता है डबल एंटीबॉडी। इसके नाम से ही समझ आ रहा है कि इसके अंदर दो एंटीबॉडी का यूज़ हो रहा है। तो देखो कैसे, हम सबसे पहले सेकेंडरी एंटीबॉडी का यूज़ करेंगे एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। देर इज अ एंटीजन प्रेजेंट इन बेस विच हैव अ एंटीबॉडी। हमारे जो वेल्स होंगी, माइक्रोटीटर प्लेट की जो वेल्स होंगी, ट्यूब्स होंगी, उसके अंदर ऑलरेडी एंटीजन प्रेजेंट होगा। उस एंटीजन का हम क्या करेंगे, उस एंटीजन की एंटीबॉडीज डालेंगे, ठीक है। तो जो हमने एंटीजन की एंटीबॉडीज डाली है उस एंटीबॉडी की भी स्पेसिफिक एंटीबॉडी हम उसके अंदर डालेंगे। दिस एंटीबॉडी हैव ऑल्सो अ स्पेसिफिक एंटीबॉडी, जिसको हम बोल रहे हैं डबल एंटीबॉडी, ठीक है। तो और ये क्या करेगा, ये सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी एनहेंस करेगा। तो ये थे हमारे 3 टाइप रिया के। अब हम आ जाते हैं इसकी प्रोसीजर के अंदर, ठीक है। प्रोसीजर करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रोसीजर में क्या क्या चीज़ें यूज़ होंगी। तो हम पहले बात करते हैं इसकी रिक्वायरमेंट्स की। तो सबसे पहले हम इसके अंदर हमको यूज़ करना होता है माइक्रोटेटर प्लेट। मैं आपको एक फ़ोटो भी डाल दूंगी, आपको पता लग जाएगा, दिख जाएगा माइक्रोटेटर प्लेट कैसी होती है, ठीक है। माइक्रोटेटर प्लेट डालेंगे, टेस्ट ट्यूब्स भी यूज़ करते हैं उसमें, ठीक है। तो माइक्रोटेटर प्लेट के साथ साथ आप जिन लोगों ने भी इंटर्नशिप करी होगी, किसी लैब में कभी गए होगे, विजिट करा होगा, तो आपने देखा होगा वहाँ पर पिपिट्स होती हैं। तो बेसिकली तो पिपिट क्या होती है, जैसे हम इसको मान लेते हैं ये एक पिपिट है, यहाँ से हम इसको ऐसे करके सैंपल को ऐसे करके उठाते हैं ना, और किसी चीज़ में और में पॉर कर देते हैं, कुछ इस तरीका का ही होता है वो। तो हमारे वैसे देखा जाए तो पिपिट क्या होती है, एक होती है, मतलब यहाँ से एक ही हम उसमें टिप डालेंगे और किसी भी सैंपल में से उठाएंगे और जहाँ पे भी हमें उसको यूज़ करना है। लेकिन जो माइक्रोटेटर प्लेट की जो पिपिट्स होती हैं उसमें बहुत सारे वो ऐसे मतलब एक के बाद एक ऐसे लगे रहते हैं आगे आगे आगे, जिससे क्या है कि कई जगह ऐसा होता है कि हमें बहुत सारे सैंपल्स को एक बार में करना है। तो अगर हम एक 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 करके करेंगे तो हमें बहुत टाइम जाएगा। तो हम इस टाइम को कंज्यूम करने के लिए क्या करते हैं, वो बड़ी वाली पिपेट का यूज़ करते हैं, जिससे हम एक बार में 7 सैंपल 8 सैंपल 9 जितना भी मतलब हमारा जो माइक्रोटेटर प्लेट है या
हर लैब पर भी डिपेंड करता है, तो हम एक बार में वो सैंपल ले पाएंगे। ठीक है, दूसरा हम क्या है, प्योर एंटीजन का यूज़ करेंगे। एंटीजन हम इसमें दो तरीके के यूज़ करेंगे, एक होगा प्योर और एक होगा रेडियो एक्टिव। ठीक है, इसके बाद हम यूज़ करेंगे एंटीबॉडीज़ का, स्टैंडर्ड्स का। स्टैंडर्ड भी यूज़ करना हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें किसी चीज़ का स्टैंडर्ड नहीं पता होगा तो हम कैसे, मतलब हमें किसी चीज़ की नॉर्मल वैल्यू नहीं पता होगी तो हम कैसे बताएंगे कि वो नॉर्मल है, एबनॉर्मल है। तो हमें स्टैंडर्ड भी यूज़ करना पड़ता है। इसके अलावा सेंट्रीफ्यूज का यूज़ होगा और रेडियो एक्टिव काउंटर्स का यूज़ होगा। अब हम इन चीज़ों को भी डिटेल में पढ़ लेते हैं थोड़ा। तो देखो, माइक्रोटीटर प्लेट क्या होती है, ये मोस्टली एसेज के अंदर यूज़ होती है। ठीक है, एमटी मतलब माइक्रोटीटर प्लेट could have 60, 24, 96, 384 और 1536 wells arranged in row। मतलब वही मैंने आपको बताया था कि हर अलग अलग लैब्स में अलग अलग तरीके की माइक्रोटीटर प्लेट मिलती हैं। किसी में ऐसा होगा कि 12 यहाँ पर रोज़ हैं और 4 यहाँ पर है, या 10 यहाँ पर है, 24 यहाँ पर है, 96, मतलब वो डिपेंड करता है। और सबसे बड़ी जो प्लेट होती है वो 1536 रोज़ की होती है। ठीक है, अब हम आते हैं, अब हम बात करते हैं एंटीजन की। तो एंटीजन, प्योर एंटीजन हमें यूज़ करना है। प्योर एंटीजन का मतलब है यहाँ पर बायोलॉजिकल सैंपल। बायोलॉजिकल सैंपल मतलब कि पेशेंट का सैंपल जिसके अंदर से हम एंटीजन ऑब्टेन करेंगे। इट शुड बी प्योर, ये इसके अंदर कोई भी कंटेमिनेशन नहीं होनी चाहिए, वरना हमारे रिजल्ट्स बिल्कुल ही गलत आएंगे। ठीक है, या फिर फॉल्स पॉजिटिव आएंगे। वो रिजल्ट तो पॉजिटिव आएगा लेकिन वो होंगे गलत। तो इस तरीके की सिचुएशन ना आए, इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमारे सैंपल में, पेशेंट के सैंपल में कोई भी कंटेमिनेशन ना हो। इसके अलावा हम स्टैंडर्ड और कैलिब्रेटर भी यूज़ करेंगे। फिर हम रेडियो लेबलिंग एंटीजन का यूज़ करेंगे। ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड रेडियो लेबल्स होते हैं, जैसे कि ट्राइटियम और आयोडीन। ठीक है, इनको हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं क्योंकि ये एडिक्वेट एक्टिविटी इनकी होती है और इनका लॉन्ग हाफ लाइफ होती है। ठीक है, इनकी जो हाफ लाइफ है वो काफ़ी लंबी होती है। इसके अलावा हम एंटीबॉडी का यूज़ करेंगे। स्पेसिफिक एंटीबॉडी हम कैसे, हम जो एंटीजन है, एजी मतलब यहाँ पर है एंटीजन, हम एंटीजन को इंजेक्ट करेंगे एनिमल के अंदर और उनसे जो एंटीबॉडीज़ बनेंगी उनको हम इजेक्ट करेंगे, मतलब निकाल लेंगे। तो हम एंटीबॉडी इस तरीके से फॉर्म करते हैं। ठीक है, एनिमल्स के अंदर इंजेक्ट करके एंटीजेंस को, जैसे एनिमल्स, जैसे रैबिट में, हॉर्स में, गॉट में, ऐसे एनिमल्स के अंदर हम इंजेक्ट करते हैं। और एंटीजेंस, जैसे एंटीजन कौन से यूज़ करेंगे, जैसे कि ड्रग मॉलिक्यूल्स या फिर बोविन सीरम एल्बुमिन। ठीक है, इसके अलावा हम स्टैंडर्ड यूज़ करेंगे। स्टैंडर्ड के लिए क्या करेंगे, हम ड्रॉ करेंगे एक स्टैंडर्ड कर्व बाय टेकिंग कंसेंट्रेशन ऑफ एंटीजन इन एक्स एक्सिस एंड रेडियो एक्टिविटी इन वाई एक्सिस। ठीक है, जैसे ये हमारा कर्व है, ये हमारा ग्राफ है, इस पे इस तरफ हमने एंटीजन, एक्स एक्सिस पे हमने एंटीजन रखे हैं, वाई एक्सिस पे हमने रेडियो एक्टिविटी रखी है। तो यहाँ से जो कर्व बनेगा इसके थ्रू हम डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, विद द हेल्प टू डिटरमाइन द अननोन कंसंट्रेशन बाय यूजिंग रेडियो एक्टिविटी। जो अननोन कंसंट्रेशन है उसको हम रेडियो एक्टिविटी के थ्रू मेजर करेंगे। इसके अलावा हम सेंट्रीफ्यूज का भी यूज़ करेंगे ताकि हम प्रेसिपिटेट फॉर्म को सेपरेट कर सकें, और इसकी रेंज होगी 1200 से 2500। इसके अलावा हम रेडियो एक्टिव काउंटर्स का यूज़ करेंगे। रेडियो एक्टिव काउंटर्स दो टाइप के होते हैं। पहला होता है गामा काउंटर, दूसरा होता है स्किंटिलेशन काउंटर। तो देखो, गामा काउंटर क्या होता है, दीज आर यूज्ड फॉर गामा एनर्जी एमिटिंग आइसोटोप्स। इनको हम यूज करते हैं उन आइसोटोप्स के लिए जो गामा एनर्जी एमिट करते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि कॉमन आयोडीन आइसोटोप्स। इसके अलावा स्किंटिलेशन काउंटर्स कौन से होते हैं, दीज आर यूज फॉर काउंटिंग बीटा एनर्जी। जो गामा थे वो गामा एनर्जी के लिए यूज़ कर रहे हैं, इनको हम बीटा एनर्जी को काउंट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। इनके एग्जाम्पल्स हैं ट्राइटियम, कार्बन 14 आइसोटोप्स। अब हम इसका प्रोसीजर देख लेते हैं कि हम इसको करेंगे कैसे। देखो, सबसे पहले हम एक माइक्रोटीटर प्लेट लेंगे। उस माइक्रोटीटर प्लेट में क्या होगा, जो उसके अंदर वेल्स होंगी बहुत सारी। जैसे आप ये मान लो कि ये माइक्रोटीटर प्लेट है और इसमें ये सारी वेल्स हैं। तो ये जितनी भी वेल्स हैं ये क्या होंगी, एंटीबॉडी से प्रोकोटेड होंगी, मतलब इन पे मैंने पहले से ही एक एंटीबॉडी की कोटिंग कर रखी होगी। तो जो वो माइक्रोटीटर प्लेट है उसके अंदर पहले से एंटीबॉडी की कोटिंग हो रखी होगी।
फिर उस वेल के अंदर, जो माइक्रोट्यूटर प्लेट के अंदर छोटी छोटी जो वेल्स होंगी, उसके अंदर हम क्या करेंगे, रेडियो लेबल्ड एंटीजन, जिनको हम हॉट एंटीजन बोल रहे हैं, जो कि कमर्शियली अवेलेबल हैं, उस एंटीजन को ऐड करेंगे। फिर ये जो हॉट एंटीजन है उनको हम बाइंड करेंगे प्री कोटेड एंटीबॉडी से, मतलब कि हमारी माइक्रोट्यूटर प्लेट के अंदर एंटीबॉडी ऑलरेडी थी, हमने रेडियो लेबल्ड एंटीजन डाला, तो अब क्या हो रहा है, जो हॉट एंटीजन था और प्री कोटेड एंटीबॉडी थी वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से बाइंड कर रहे हैं। ठीक है, अब ऐसा हो रहा है कि देखो बहुत सारे तरीके के मैं आपको बताती हूँ। जैसे हमारी एंटीबॉडी कैसी होती हैं, कुछ इस शेप की होती हैं। अब देखो जरूरी नहीं है कि ये सारी ऐसी हों, कोई ऐसी होंगी, कोई ऐसी होंगी। तो ये जो एंटीबॉडी हैं, अब इन एंटीबॉडी से हम एंटीजन मान लो हमारा कोई इस तरीके का है, कोई इस तरीके का है, कोई इस तरीके का है। ठीक है, तो जो भी हमारा मैच करेगा वो आपस में बाइंड कर जाएंगे। अब देखो ये खाली रह गया, ये अनबाउंड हो गया, ये अनबाउंड रह गया। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं कि अनबाउंड हॉट एंटीजन जितने भी हैं उनको हम वॉशिंग स्टेप से रिमूव कर रहे हैं। वॉश करने के लिए हम बफर्ड सॉल्यूशन का यूज़ करेंगे। ठीक है, हम वॉश करेंगे इनको, उसमें जितने भी अनबाउंड एंटीजन होंगे वो सारे रिमूव हो जाएंगे। वॉशिंग स्टेप के बाद हम पेशेंट का सैंपल डालेंगे जो कि कंटेन कर रहा है कोल्ड एंटीजन। कोल्ड एंटीजन क्या होता है, जो कि अनलेबल्ड एंटीजन होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद वॉशिंग करने के बाद हम पेशेंट का सैंपल उस वेल के अंदर डाल रहे हैं, माइक्रोट्यूटर प्लेट के अंदर डाल रहे हैं। फिर ये जो कोल्ड एंटीजन है वो कंपीट करेंगे रेडियो लेबल्ड एंटीजन से और रिप्लेस कर देंगे उनको। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है कि जो रिप्लेसमेंट हो रही है हॉट एंटीजन की वो रिलीज करेंगे, रिलीज देम अवे फ्रॉम द एंटीबॉडी, वो एंटीबॉडी से दूर हो जाएंगे और उससे क्या हो रहा है, रेडियो एक्टिविटी का प्रोडक्शन हो रहा है। फिर जो रेडियो एक्टिविटी का प्रोडक्शन होगा उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं, किससे, गामा काउंटर से। गामा काउंटर की हेल्प से हम रेडियो एक्टिविटी को मेजर कर रहे हैं। अब हम इसकी बात कर लेते हैं एप्लीकेशंस की, कहाँ कहाँ रिया का यूज़ होता है। तो देखो नारकोटिक्स ड्रग डिटेक्शन के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं, अर्ली कैंसर डिटेक्शन में हम इसका यूज़ कर सकते हैं, ग्रोथ हार्मोन लेवल्स को मेजर करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, ल्यूकमिया वायरस को ट्रेस करने के लिए, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर्स। पेप्टिक अल्सर्स क्या होते हैं, जो कि हमारे स्टमक के अंदर जो अल्सर्स मतलब छाले हो जाते हैं, उनकी डायग्नोसिस और उनकी ट्रीटमेंट के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो ब्रेन केमिकल्स होते हैं जिनको हम न्यूरोट्रांसमीटर्स बोलते हैं, उनकी रिसर्च के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं रिया की। तो इसके काफ़ी सारे एडवांटेज हैं। ठीक है, जैसे कि ये एक बहुत ही सेंसिटिव टेक्निक है जो कि एंटीजन के कंसंट्रेशन को मेजर करती है किसी बायो एसे के बिना। ठीक है, इसके अलावा ये स्ट्रक्चरली स्पेसिफिक एंटीजन्स और एंटीबॉडी रिएक्शन हाईली स्पेसिफिक करवाती है। ठीक है, और इट्स इनडायरेक्ट मेथड ऑफ एनालिसिस करने का ये इनडायरेक्ट मेथड है। इसके अलावा कुछ डिसएडवांटेज, अगर किसी चीज़ की कोई अच्छी एडवांटेज है तो उसके डिसएडवांटेज भी होंगे, तो अब हम यहाँ पे डिसएडवांटेज पढ़ लेते हैं। तो जो रेडियोएक्टिव आयोडीन होगा, जो इसके अंदर रेडियोएक्टिव आयोडीन होते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव आते हैं, इज़ नॉट चीप रिएजेंट। ये बहुत एक्सपेंसिव रिएजेंट होते हैं। ठीक है, बहुत पैसा इनमें खर्च करना पड़ता है, ये टेस्ट भी बहुत महंगे होते हैं। इसके अलावा पॉसिबल हेल्थ हजार्ड। ठीक है, इनको हैंडल, जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं इनको हैंडल करने में भी बहुत डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि इनसे हेल्थ को भी हमारे नुकसान हो सकता है। ठीक है, जो लोग ये काम करते हैं, जो रिया वगैरह से आपके टेस्ट परफॉर्म करते हैं, वो लोग बहुत रिस्क में भी होते हैं। कई बार अगर वो अच्छे से हैंडलिंग ना कर पाए या कुछ, तो वो खुद भी इस चीज़ से सफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा जो इसके रिएजेंट्स होते हैं बहुत प्रिसाइज होते हैं। ठीक है, लिमिटेड ऐसे रेंज, जो इनकी ऐसे रेंज होती है बहुत लिमिटेड होती है। इसके अलावा डिफ़िकल्टी ऑफ ऑटोमेशन में भी डिफ़िकल्टी होती है। तो ये था हमारा टॉपिक रिया का। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ ना आई हो या कुछ भी एक्स्ट्रा पूछना हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और आगे हम किस चीज़ पर बनाएं आप इस चीज़ का भी हमें सजेशन दे सकते हैं। थैंक यू।